बल्कि ये घटना भी हमारे जीवन में बहुत अच्छी है इस मामले में कि टॉपर के मामले में कि ऐसे ही मैं एक बार किसी शादी के सिलसिले में कार से जा रहा था, एक छोटा बच्चा था। तो मैं ड्राइवर से बार बार कहता था कि उसको गाड़ी आगे निकल गई, वो गाड़ी आगे निकल गई, आप क्यों नहीं चला रहे हो, लोग आप ओवरटेक किए पड़े हैं। तो दो तीन बार कहने में कुछ नहीं बोले, तीसरी बार जब कहा तो ड्राइवर ने बोला कि यही फीलिंग सबसे आगे रहने की क्लास में भी रहती है। तो एक ड्राइवर मतलब इतनी बड़ी बात कह। नमस्कार। विज्ञान भारती ब्रह्मावर्त, रोटरी क्लब कानपुर आर्यंस एवं स्टेम रोबो द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान संवाद, जो कि एक पॉडकास्ट कार्यक्रम है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा सदैव से प्रयास रहा है कि हम समाज के ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएं जो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के मध्य में उदाहरण बने। ऐसा ही एक व्यक्तित्व आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है और हम उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर पुनः आपको नमस्कार। नमस्कार कौस्तुभ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, साधुवाद देंगे। आप इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, बहुत बहुत आपको साधुवाद। डॉक्टर साहब, एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करती है कि हम सर्विस क्लास की तरफ जाएं। एक सामान्यता हम लोग, जैसे मैं स्वयं एक अध्यापक होने के नाते कहते हैं, अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सब जनमानस के बीच में रहता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपका शुरुआती जीवन कैसे बीता, जब आपने एक प्रारंभिक शिक्षा आपकी हुई होगी, उस दौरान कैसा था? इतना ही मन आपका लगता था पढ़ाई में? क्योंकि लैब का जो प्रोसेस है उसमें इतना काम होता है, कुछ जांचें तुरंत आ जाती है, कुछ जांचों के लिए 3 दिन तक उसका 4 दिन तक उसका जो सैंपल होता है उसको ऑब्जर्वेशन रखा रहता है। तो कैसा रहा प्रारंभिक जीवन डॉक्टर साहब आपका? देखिए, बेसिकली मैं पहले तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे एक अच्छे संस्कारी माँ बाप मिले और मुझको गांव और शहर दोनों की संस्कृति का अनुभव हुआ। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति गांव में बसती है। तो मेरा खैर, वैसे तो मैं जमींदार परिवार का हूँ, आखिरी जमींदार में था, हम लोग परिवार था, लेकिन वैसे हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है। चूंकि उसके बाद जमींदारी छीनने के बाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार हो गया और मेरे फादर जो है गांव से बाहर कानपुर में ही एक सरकारी नौकरी में आए, वो एक मध्यम वर्गीय नौकरी थी उनकी। उसके तहत हम लोग पूरा एजुकेशन हमारी कानपुर में भी थी, लेकिन गांव में, क्योंकि कानपुर देहात में गांव है, तो वो हर होली दिवाली या गर्मी की छुट्टियों में गांव जाना हुआ। तो गांव के भी संस्कार मिले, शहर के भी संस्कार मिले। दूसरा, अगर अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं तो मेरा हमेशा रहा है कि पढ़ाई लिखाई कभी किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू से कभी किताबी कीड़ा नहीं रहा और सब कुछ सीखने की प्रवृत्ति रहेगी। सब कुछ एक ऑलराउंडर होना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा, कैसे नहीं हो रहा, वो उसके ज्ञान बहुत जरूरी है। कई बार किताबी कीड़ा होने से बाद में बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, उसी कंपटीशन में लगातार टेंशन भी होता है और काफी ओवरलोड भी हो जाते हैं, बर्डन भी होता है। आप नैसर्गिक प्रतिभा का जो विस्तार है वो एक प्राकृतिक वातावरण में ही होता है, उस खेल कूद में सबके साथ मिलने जुलने उठने में। तो ऐसे ही हमारा शुरू से रहा है। तो बचपन में वैसे तो मेरी तो इच्छा बचपन में हो गई डॉक्टर बनने की, चिकित्सक बनने की इच्छा हो गई थी। उसके लिए हम लोगों ने तैयारी भी की। तैयारी करने में मतलब कुछ मिडिल क्लास फैमिली थी, तो बीच में कुछ हम लोगों को ट्यूशन भी मैंने पढ़ाए अपने स्वावलंबन के लिए। क्योंकि मैं एक बार, क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। जब मैं 6 वर्ष का था 1971 में, तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हमारे ताऊ जी के घर झांसी में आए हुए थे। उस समय हम लोग वहीं पे थे। तो उनका इतने बड़े जो है व्यक्ति का, संत का आगमन हुआ, उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। तो पूरा परिवार गायत्री परिवार जुड़ा रहा। तो बचपन से हम भी एज ए वॉलंटियर, जो गायत्री परिवार के प्रोग्राम होते थे, कार्यक्रम होते थे, उनमें एज ए वॉलंटियर वर्क करते थे। तो वो घर में माहौल वही रहा, अच्छी किताबें पढ़ने का माहौल मिला। एजुकेशन पहले मेरे पांडु नगर कानपुर में हुई, शिशुन कुंज स्कूल था, लोअर अपर से लेकर के 5th तक। देन हम लोग आर के मिशन में भी अच्छा सब, उसमें तो कानपुर का बेस्ट स्कूल था यूपी बोर्ड का। वो कॉम्पिटिशन होता था 6th में एडमिशन के लिए, उसमें मुझे प्रवेश मिल गया कॉम्पिटिशन के थ्रू। वहां भी रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद की पूरी किताबें, आश्रम व्यवस्था थी, तो वो भी संस्कार मिले। तो घर का वातावरण भी संस्कारित था। गायत्री परिवार की किताबें रहती थी वहां, वेद पुराण की हर तरह किताबें हुआ करती थी। और उधर रामकृष्ण मिशन आश्रम का भी कुछ वहां किताबें, और प्रशासन के माहौल में सभी त्योहार वहां मनाए जाते थे, सभी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती थी। इस तरह के माहौल में जो है पला पूछा, तो एक समझ भी विकसित हुई। और खेल कूद से लेकर के पढ़ाई लिखाई सब में अपना एक ऑलराउंडर प्रदर्शन था, कभी टॉपर नहीं रहा।
बल्कि ये घटना भी हमारे जीवन में बहुत अच्छी है इस मामले में, कि टॉपर के मामले में, कि ऐसे ही मैं एक बार किसी शादी के सिलसिले में कार से जा रहा था, एक छोटा बच्चा था, तो मैं ड्राइवर से बार बार कहता था कि उसको गाड़ी आगे निकल गई, वो गाड़ी आगे निकल गई, आप क्यों इतने चला रहे हो, लोग आपको ओवरटेक किए पड़े। तो 2-3 बार कहने में कुछ नहीं बोले, तीसरी बार जब कहा तो ड्राइवर ने बोला कि यही फीलिंग सबसे आगे रहने की क्लास में भी रहती है। तो एक ड्राइवर मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, बिल्कुल ठीक। वास्तव में मेरी कभी ये फीलिंग नहीं रहती थी क्लास में आगे, की था कि सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, ये फीलिंग रही। तो इस तरह मेरी तो डॉक्टर साहब हिंदी माध्यम से ही आपकी पढ़ाई हुई या अंग्रेजी माध्यम था? नहीं, मेरी माध्यम मेरा हिंदी था जी। 5th तक कहने को तो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम नहीं था, मतलब वो लोअर अपर क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब 6th में गया हूँ तो वहां पे तो एबीसीडी 6th में पढ़ाई गई मेरे को, रामकृष्ण शर्मा ने क्लास 6th में एबीसीडी पढ़ी। बल्कि उस चक्कर में कह सकते हैं कि मेरा नुकसान भी हुआ, तो मैं थोड़ी बहुत जो इंग्लिश आती भी थी मुझे 5th तक, तो जब मैंने देखा क्लास 6th में एबीसीडी पढ़ाई है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, मैंने पढ़ना कम बंद सा कर दिया। और थोड़ा सा हिंदी के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृत प्रति प्रेम रहा, उससे भी थोड़ा सा इंग्लिश में उल्टा था हमारा, उनके लिए नहीं रहा मेरा। इसलिए ओवरऑल मेरी आज भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जितनी मेरी हिंदी वगैरह उतनी अच्छी है, चाहे वो भावनात्मक कह ले या परिस्थितियां कह ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे आपने कहाँ से किया? देखिए, ग्रेजुएशन के लिए मैंने तो फिर हाई स्कूल करने के बाद मैंने बीएनएसडी इंटर कॉलेज, उसमें बेस्ट माना जाता था, वहां से मैंने इंटर में एडमिशन लिया। ठीक है। और बीएनएसडी करने के बाद मेरी ये थी डॉक्टर बनना है, और उस समय चूंकि माहौल घर का ऐसा था कि पहले ग्रेजुएट बन जाओ, पहले ग्रेजुएशन कर लो। तो फिर मैंने पीपीएन में, वो भी बेस्ट कॉलेज हुआ करता था, डिग्री कॉलेज उस समय, तो मैंने वहां पे पीपीएन में बायो ग्रुप से बायोलॉजी लेकर के मैंने जो है एंटर किया, और बायो से ही मैंने पीपीएन में एडमिशन लिया। और वहां मैंने 2 साल की डिग्री उस समय होती, 2 साल मैंने डिग्री की। जिस साल मेरा बीएससी फाइनल हुआ उसी साल मेरा एमबीबीएस में कानपुर में ही मेरी चॉइस थी, क्योंकि मैं कानपुर का ही था, तो कानपुर में मेरे को जीएसपी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बात निकल के आएगी, जो आपकी शिक्षा दीक्षा है पूरी कानपुर में है जी, और ये भी एक कहीं ना कहीं प्रेरणादायी चीज है, क्योंकि आज के समय में एक मध्यम श्रेणी से ऊपर थोड़ा सा भी अभिभावक है तो परेशान रहता है, बच्चों को मैं कहाँ लेके जाऊं, तो उसका एक प्रयास रहता है मैं यहाँ ले जाऊं, बाहर से शिक्षा कराऊं। आजकल तो अब्रॉड जाना भी आसान हो गया है। कहीं ना कहीं एक सीखने की बात है कि जो आपकी शिक्षा दीक्षा इतनी बड़ी आपने व्यवस्था जो चला रखी है, उसका कहीं ना कहीं बीजारोपण अपने कानपुर से हुआ। फिर अच्छा, फिर आपने एमबीबीएस करा, तो फिर वो एमबीबीएस करके वो डॉक्टर बन के इलाज करने वाली व्यवस्था में ना जाके लोगों की जांच करने की व्यवस्था में, इसकी स्टोरी मुझे लगता है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आपको अलग लगेगी। एमबीबीएस के दौरान मेरी इच्छा थी सर्जन बनने की। लकीली मेरा हाथ भी इतना सॉफ्ट था, कुछ जैसे हम लोग उतना सॉफ्ट में पंडितों को हाथ दिखा लेते हैं, तो रेखाएं देख करके कहें या हाथ पकड़ के, मेरा हाथ बहुत सॉफ्ट था। तो लोग कहते थे कि यार सर्जन बनोगे तुम, इतना जो चीरा लगाया जाता है, जो 6 इंच का चीरा, तुम 3 इंच चीरे में अपनी सर्जरी कर लोगे। और टेक्निकल कुछ ब्रेन भी मेरा था, तो ऐसा लोग कहते थे, मेरा रुझान भी सर्जन बनने का था। लेकिन एमबीबीएस के बाद ही मेरी जो है, हमने वो दे दिया था अपना, उस समय एमडी के लिए, एमएस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉम्पिटिशन शुरू हो गया था, एग्जाम होने लगा था पीजी के लिए। तो मैंने एग्जाम दे दिया, तभी मेरा एंगेजमेंट हो गया डॉक्टर मृदुला पालीवाल से। वो इंडिया की पहले बैच की पीएचडी थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, दिल्ली में। उनकी फैकल्टी भी पीएचडी नहीं थी, उनकी फैकल्टी भी उस सेम सब्जेक्ट में फेलोशिप 6 महीने करके आई थी। उन्होंने कोई डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया इंडिया में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का, दिल्ली में। उनसे मेरी एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि चूंकि मैं भर चुका था सर्जरी पहली चॉइस, तो मेरा सिलेक्शन भी सर्जरी में हो गया। लेकिन मैंने फिर आपस में अपने सीनियर से राय ली क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पैथोलॉजी अपकमिंग ब्रांच है, डायग्नोस्टिक अपकमिंग ब्रांच है, और चूंकि आपकी वाइफ इस ब्रांच की है, लेबोरेटरी ब्रांच की है, रिसर्च ब्रांच की है, तो अगर आप पैथोलॉजी लोगे तो आपको आगे मिल के काम करने में अच्छा रहेगा। इस तरह से मैंने फिर अपनी ब्रांच चेंज की, मैं सर्जरी से फिर पैथोलॉजिस्ट बन गया। तो मुझे कुछ वो डॉक्टर कलाम की बात याद आती है कि वो पायलट का टेस्ट देने गए देहरादून में, और फिर वो फेल हो गए, और फेल होने के बाद हताश भी हो गए। फिर डॉक्टर कलाम
इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हो गए जी। शायद अगर एक वो उस समय पायलट बन जाते तो भारत को मिसाइल मैन नहीं मिलता, बिल्कुल। भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं मिलता, भारत को एक अद्भुत राष्ट्रपति नहीं मिलता। जी, जी, जी। मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसा ही है कि आप सर्जन बनने गए थे और सर्जन से डाइवर्ट हुए और एक ये पैथोलॉजी। तो एक्चुअली अक्षर पैथोलॉजी कब आपने प्रारंभ करी, मतलब सबसे पहला केंद्र आपने शुरू किया होगा कुछ चाचों के साथ? अपने ऐसा कुछ सौभाग्य रहा मेरा कि मेरा जिस दिन वो था वाइवा हुआ था आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, तो वाइवा के दौरान ही मेरे को बता दिया गया था कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी है। इतना सारा करने का मतलब है कि मैं तो पास हो ही गया अगर मैं सबसे अच्छा परफॉर्म किया मैंने उसमें एग्जाम में। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके नेक्स्ट डे ही रीजेंसी हॉस्पिटल जो कि कानपुर का ये कहते हैं यूपी का पहला मल्टी स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उसका मेरे को नेक्स्ट जो ऑफर आ गया कि मेरे को नीड है पैथोलॉजिस्ट की। ट्राई करते होंगे उनको नीड रहती होगी, तो उन्होंने मेरे संपर्क किया। मैंने नेक्स्ट डे ही जाकर के बात करके मैंने क्या ज्वाइन कर लिया एज ए कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट। उसके ही फिर कुछ महीने के बाद ही मेरे को जो है केएमसी हॉस्पिटल नंबर 2 नंबर 3 हॉस्पिटल कानपुर का है था लाजपत नगर में, वहां पे अपनी लैब लगाने का ऑफर मिल गया कि आप अपनी लैब वहां लगा लीजिए। तो मुझे लगा कि भी जॉब करने से अच्छा अपना काम शुरू करना। उससे मैंने वहां पे उनसे जो एग्रीमेंट था उनसे साइन किया और अपनी लैब वहां स्टैब्लिश की। उसके 1.5-2 महीने बाद ही मेरे पास टाटा मेमोरियल का ऑफर आया, क्योंकि ड्यूरिंग एमडी ही मैंने वहां पे अप्लाई किया हुआ था टाटा मेमोरियल में ट्रेनिंग पर्पज से। एज ए ऑब्जर्वर वहां ट्रेनिंग करते हैं, तो जो ट्रेनिंग में जो अच्छा लोग करते हैं उनको वहां पे एब्जॉर्व तक भी लेते हैं टाटा वाले, उनको भी मैन पावर चाहिए होते, अच्छे लोग चाहिए होते हैं। कहते हैं कि जो आपको प्रारब्ध होता है, जो ईश्वर को कराना होता है वो करा लेता है। बनने चले सर्जन, प्रारब्ध था पैथोलॉजिस्ट बनने का, पैथोलॉजिस्ट बन गए। और प्राइवेट प्रैक्टिस करनी थी तो हमको लेटर या जो वहां पर कॉल लेटर आया वो मेरा लेट आया, जब तक मैं अपनी लैब स्टैब्लिश कर चुका था। हो सकता है वो पहले आ जाता तो मैं किसी एकेडमिक्स में फैकल्टी के रूप में देश की सेवा करता, लेकिन हमको एक एंटरप्रेन्योर बनना था। तो वो लेटर लेट आया, तो मैंने कहा तो मैं, चूंकि मैंने लोन भी लिया था लैब लगाने के लिए, तो लोन लेकर के लैब लगाई थी, तो लगा कि अब इसी में आगे बढ़ो। तो उस समय फिर टाटा मेमोरियल नहीं गया मैं मुंबई, तो मैंने अपनी ही लैब कंटिन्यू किया और लैब मैंने 1996 में ही शुरू कर दी थी। उसके 1 साल बाद ही मेरी वाइफ, चूंकि वो पहले बैच की थी, तो उनको एज ए फैकल्टी उनको वहीं पे सेम इंस्टीट्यूट में उनको रख लिया गया था उनकी पीएचडी पूरी होने के बाद में। लेकिन चूंकि मैं यहाँ था, मेरे मदर फादर भी थे, तो उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया, अपना जॉब छोड़ करके वो कानपुर आई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल करके ये हुआ कि हम लोग एक काम बढ़ाएं इसको। तो हम लोगों ने मिल करके एक कंपनी बनाई, क्योंकि मेरे सीए से मैंने बात की कि हम लोग ऐसे करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लंबा चलना है, लंबे जैसा घोड़ा बनना है, तो प्रॉपर तरीके से काम करिए, हैंकी पैंकी काम मत करिए, प्रॉपर कंपनी बनाइए, नंबर 1 तरीके से बड़े विजन के साथ काम करिए। तो हम लोगों ने बड़ा विजन लेकर के 1997 में हम लोगों ने कंपनी फॉर्म की, पालीवाल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और माल रोड में एक परख डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था, उसको हम लोगों ने लैब वहां पे लेकर के, उनसे जगह लेकर के 2 कमरे प्लस कॉमन जो जगह होती है रिसेप्शन मीटिंग कॉमन, को 2 रूम के लेकर के हमने वहां पे नई लैब इसका को शुरू किया हम लोगों ने। और फिर चूंकि वो साइंटिस्ट थी, मेरे अंदर भी एंथुसियाज्म था, एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ बीज रहे होंगे, तो हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने नए नए टेस्ट लॉन्च किए। डॉक्टर मुरला जो है फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बार्क है मुंबई में, वहां उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग की रेडियो एक्टिविटी के लिए। जो रेडियो एक्टिव मेटेरियल होता है उससे जो है RI की लैब बनती है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो इम्यूनो एसे, जो कि कानपुर में नहीं होते थे। ट्रेनिंग ली, हम लोगों ने वो लैब स्टैब्लिश की। इस तरह हम लोगों ने नए नए टेस्ट लॉन्च किए जो कि यूपी में नहीं होते थे, या नई नई मशीनें लॉन्च की। हम लोगों ने एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल भी पहली बार लॉन्च किया कानपुर में। इस तरह से हम लोगों का एक ईमानदारी के साथ में कि कम रेट में अच्छी गुणवत्ता वाले रिपोर्ट लोगों को मिल सके, मिलके हम लोगों ने किया, और हम लोगों को डॉक्टर्स एंड पब्लिक का सपोर्ट भी अच्छा मिला, और हम लोगों की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। हम लोगों ने कई जगह अपनी लैब खोली, कुलवंती हॉस्पिटल में हम लोगों ने लैब खोली, KMC में चली रही थी हमारी लैब, मालोड में लैब खोली हम लोगों ने, और लोगों से हमको काम मिलता रहा। फिर उसके बाद में हम लोगों को लगा कि हम बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, तो एक हमारी तमन्ना थी कि यूपी के लार्जेस्ट लैब बनने की तमन्ना थी। तो 2002 में मेरे को एक एक्सपेंशन के लिए, चूंकि हमारे पास जो जगह थी, चाहे KMC हो, कुलवंती या मालोड, वहां लिमिटेड स्पेस था,
उस लिमिटेड स्पेस में हम ऐसा करते हैं जो स्पेशल टेस्ट हो, जैसे बायोप्सी है, कल्चर है, या हार्मोन्स कैंसर मार्कर जो टेस्ट है, तो हम अलग अलग जगह पे मशीनें लगा रखी थी, क्योंकि जगह कम थी, तो बायोप्सी यहाँ करेंगे, कल्चर वहां करेंगे, हार्मोन ये टेस्ट ऐसे करेंगे, तो हमने काम बांट रखा था, लेकिन एक जगह पे काम होना चाहिए, काम आसान भी होता है। तो उस विजन को लेकर के हम लोगों ने फिर पांडु नगर में मेन रोड पे जेके मंदिर के सामने हम लोगों ने एक मकान, बड़ा सा मकान लिया, उसको फिर हम लोगों ने, उसको भी लोन लेके लिया मैंने, उसको फिर पुराना था डिमोलिश करके पूरा बेसमेंट से पूरी बिल्डिंग बनाई, और 2005 जनवरी में हम लोगों ने यूपी के लार्जेस्ट लैब के रूप में उसको लॉन्च किया। उस समय हम लोगों ने चूंकि लोन भी ले रखा था, तो डर भी था कि इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मैंने 24 आवर लैब की खुद मेहनत करेंगे, तो 24 आवर वर्किंग करेंगे तो हमारा एक तो नई पहचान होगी कि लोगों की नीड पूरी होंगी, और मेरी भी रिस्क कवरेज जो होगी कुछ कम हो जाएगी। ऐसे हम लोगों ने 24 आवर लैब कानपुर पांडु को शुरू की। बिल्कुल, जाना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं भी कई बार गया हूँ जांच कराने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको अगर स्टोरी को जोड़ूं तो एक ऐसे अपने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय रहे हुए सामान्य प्रोफेसर की जीवन वो जी सकते थे, लेकिन उनको लगा कि भारत जब आजाद होगा तो कैसे अपने पास्ट पे गर्व करेगा। ऐसे उन्होंने ध्यान में रख के बंगाल फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रारंभ किया। और मुझे ऐसे एक विद्वान महापुरुष से जानकारी भी मिली कि जो पहली वेव में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन करके दवा की बहुत डिमांड थी दुनिया में, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दुनिया में पहली दवा बनाने वाले कंपनी उनकी बंगाल फार्मास्यूटिकल थी। तो एक प्रोफेसर का जीवन तो जिया उन्होंने, लेकिन उसको फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक सेटअप लगाया, और बंगाल फार्मास्यूटिकल को हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि पूरे देश में जो ये दवा की एक इंडस्ट्री खड़ी हुई। कुछ कुछ मैं ऐसे ही रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये 90s एंड 2000 के टाइम में आपने भी कुछ किया कि कहीं फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर सकते थे, अपने अच्छा जीवन चलता, अच्छा पैसा भी मिलता, लेकिन आपने रिस्क लिया, लोन लिया, पूरी फैमिली को इकट्ठा करा। तो युवाओं के लिए एक चीज ये भी सीखने वाली है कि अगर आपके पास पोटेंशियल है, अच्छी प्लानिंग है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, और चाहेंगे तो आप, भले ही आपके गार्जियन कितने अच्छे बौद्धिक है या वो बहुत अच्छे जानकार है, लेकिन आप उनको अपनी बातों में ला सकते हैं और एक काम प्रारंभ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी है कि विद्यार्थी आज के समय में अच्छी पढ़ाई करके बाहर जाते हैं, एक नौकरी में पूरा जीवन बिताते हैं, उससे बेहतर है कि एक अनुभव लेके और वो अपना स्वयं का कुछ स्टार्टअप करे, 50 से 100 लोगों को नौकरी देंगे। तो ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, लेकिन ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि उमेश पालीवाल जी कुछ रतन टाटा जी जैसे, ऐसा लोग मानते हैं। कारण है उसका, हम सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप है वो इतने सारे व्यवसाय में है, वो नमक से लेके जहाज तक उड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बड़ी इनकम का जो एक हिस्सा है वो देश में कैंसर का हॉस्पिटल हो या अदर चीजें हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करा देश के लिए, कम पैसे पे अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता परक मिले। वैसे ही आपका फिर ये अचानक से कैसे ये पैथोलॉजी अच्छा चल रहा था, फिर कहाँ से ये गीता जी में एंटर अप हो गए, फिर इसके बाद परिवर्तन से जुड़े, फिर एक वृद्धाश्रम की योजना आई, तो ये सामाजिक सेवा का भाव कैसे आया और कैसे वो आगे बढ़ा समय के साथ, ये जरूर जानना चाहेंगे आप। देखिए, एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि परिवार में ऐसा सिखाया गया कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, जिस संस्था से थे वहां भी सिखाया गया सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। तो हम लोग कहते भी कि मानव का मतलब क्या है, इंसान वही है, बाकी तो जानवर भी अपने बच्चों को पाल पोस बड़ा कर लेते हैं, उस लायक बना देते हैं कि अपना जीवन यापन कर सके। हम लोग कहते हैं कि मनुष्य वही है जो औरों के लिए भी कुछ कर सके, भावना थी। प्लस जो अपने यहाँ पे जो परंपरा है, आप अगर देखें भारतीय परंपरा में हम लोग को 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य में आप 25 साल तक बिल्कुल खपा दीजिए अपने निर्माण में, चाहे वो शारीरिक निर्माण हो, बिल्कुल, चाहे बौद्धिक हो, ज्ञान सारा प्राप्त कर लें। देन हमारे यहाँ कहते हैं कि 25 से 50 साल आप गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, तो उसमें आप पूरा जो अपनी जो ऋण है, आपके पितृ ऋण वगैरह है, समाज के ऋण है, उसको आप कैसे बच्चों को पैदा कर करके और अपना पारिवारिक जीवन की जो जिम्मेदारियां उसका यापन करें। फिर 50 के बाद कहते हैं कि आपने जितना जो किया वो कुछ समाज के लिए क्या दे रहे हैं, आप अपनी कुछ जिम्मेदारियां कम करके कुछ समाज को दें। ये हमारे यहाँ कहते हैं वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। और 75 के बाद कहते हैं बिल्कुल आत्म केंद्रित होकर के अपने फिर से बचपन ही जीने का अवसर आया था कहते हैं। तो कुछ उसका भी सोच थी। दूसरी बात ये भी है कि ये जो बनाए गए कुछ खास बात इनमें है। जैसे मैं कहूँ कि जिंदगी में अगर एक तरफा चलेंगे आप,
तो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। बिल्कुल। तो जो बनाए गए हमारे यहाँ पे, उसका ये भी उद्देश्य है कि आप खुद भी करें, समाज के लिए भी करें, साथ में हर तरह की जिंदगी का आनंद भी तो लें। आप जिंदगी भर अगर कमाई कमाई कर रहे हैं तो वो फिर एक तरफा लाइफ हो गई आपकी। बिल्कुल ठीक। तो जो परंपरा है अपने यहाँ पे वानप्रस्थ की, कि आपने चीज खड़ी की, फिर आप अपने बच्चों को एक सिस्टम जो आपने डेवलप किया, क्योंकि अब तो शादियां लेट होती हैं तो बच्चे भी लेट होते हैं, लेकिन एनी हाउ बच्चों का था जो आपका डेवलप सिस्टम है, उन सिस्टम के थ्रू अपना काम करिए, वो सुपरवाइज करिए उसको, और उनके जो नीचे जो और करने वाले करने का मौका दीजिए। वो आपकी टीम अगर आपने अच्छी बनाए तो अच्छा करेगी, आप खाली मॉनिटर करें। तो जहां कमी उनको मौका दें सुधरने का, या उनको मोटिवेट करें, उनको करें आगे बढ़ाने के लिए। उसके दो फायदे होते, फायदा होता है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप बहुत ही आत्म केंद्रित होकर के सारा काम हम ही कर डालेंगे, बिल्कुल, तो आप अपने को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको एक अच्छी टीम बिल्डिंग करनी चाहिए। वो मैंने की, अच्छी टीम बनाई। मैं भी लकी था कि मेरी वाइफ ही स्वयं एक अच्छी टीम का बहुत मजबूत हिस्सा रही, कि वो कभी बाहर नहीं जाती। वो, मैं तो इंट्रोवर्ट है, वो खाली लैब में पूरा काम संभालती है, तो हमारी क्वालिटी और सब चीजें बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। लगातार हमारी क्वालिटी मेंटेन हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ समाज के लिए भी करूं, कुछ समय निकालना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है एज ए ह्यूमन बीइंग। और जो हमारी परंपरा बताई गई उसमें भी कहा गया कि आप आफ्टर 50 बिल्कुल समाज को कुछ करें। ये हमें इस तरह से प्रेरणा मिली कि हमें कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो आरोहण कैसे प्रारंभ करा, कैसे आरोहण की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जगह थी बिठूर में, 25 डुप्लेक्स बने हुए थे, रतन बिल्डर ने बनाए थे उनको। किसी वजह से जो एक बिल्डर एग्रीमेंट के थ्रू बना था, जिनकी जमीन थी और इनकी थी, हो सकता है कोई डिस्प्यूट रहा या किसी वजह से वो पूरे बिके नहीं। 25 बहुत सुंदर प्रेमिसेस था वो, और वो 25 में से 2 बिके थे, 23 अनसोल्ड थे। मुझको दिखाया गया था इस पर्पज से कि आपको एज ए बिजनेस की वहां पे कुछ बिजनेस करिए। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग कॉलेज डाल दीजिए, या कुछ इंस्टीट्यूट डाल दीजिए वहां पे, अथवा उसी को रीलॉन्च कर दीजिए। क्योंकि 3-4 साल प्रॉपर्टी बंद थी तो 4 साल प्रॉपर्टी खराब हो गई थी। लेकिन वही कहते हैं कि जो ईश्वर जिससे जिसे कराना चाहता है वो करा लेता है। मैं तो वहां गया था बिजनेस करने, बिठूर में गंगा किनारे था, वहां जाके कि उतना सुरम्य वातावरण था, क्योंकि 7-8 साल हो गए थे बिल्डिंग बनते बनते, तो वहां के लैंडस्केप बहुत अच्छा हो गया था, ग्रीनरी बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी, गंगा किनारा था। अचानक ईश्वरीय प्रेरणा ऐसी हुई कि मेरा लगा कि ये जगह तो वृद्धों के लिए स्वर्ग है। ऐसा अचानक ईश्वरी कृपा से मन आया, और मैंने घर में बात की मम्मी से, अपनी वाइफ से, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, जो अच्छे शुभ कार्य के लिए ईश्वर प्रेरणा कर रहा है तो आगे बढ़ो। इस तरह वो ईश्वरी कृपा से वो काम हो गया। इस समय कितने वहां पर ऐसे लोग उपस्थित रह रहे हैं? 40+ वहां पर लोग हैं, और फुल एयर कंडीशनड वहां पर है, हर कमरे एयर कंडीशनड है। और वहां पे जो अपनी परंपराएं हैं भारतीय, जैसे गौशाला है, मेडिटेशन हॉल है, गायत्री मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी स्थापित हैं। तो जो अपनी परंपराएं हैं, बढ़िया लाइब्रेरी वहां पर है, बढ़िया भोजनालय, सब तो एयर कंडीशन, सारे कमरे एयर कंडीशन, सारी जो कॉमन फैसिलिटी एयर कंडीशन है। बहुत अच्छा जिम भी वहां पर है, ये स्टीम बाथ है, जकूजी है, ट्रेडमिल है, मसाजर है, फुट मसाजर है, वाइब्रेटर वगैरह, सेराजम वगैरह है। एक नाई भी आता है जो कि बाल काटना, सेविंग करना की नाव सुविधा है। साथ में एक मूवी थिएटर भी उसमें। अरे क्या बात है! तो खास बात वहां की जो अपनी भारतीय संस्कार वाली परंपराएं हैं कि मेडिटेशन हॉल, गौशाला होना, मंदिर वगैरह होना के साथ साथ जो आधुनिकता का संगम है, दोनों का संगम किया गया है कि लोगों को सुख सुविधाएं मिल सके। और जो भारतीय परंपराओं की जो विधियां हैं उनका हम लोग अनुसरण भी करते हैं। वहां पे सारे त्योहार मनाए जाते हैं, और भारतीय परंपरा से ही सारे त्योहार मनाए जाते हैं। वहाँ जन्मदिन मनाए जाते हैं, विवाह उत्सव मनाए जाते हैं। जन्मदिन में हम लोग मोमबत्ती या केक नहीं काटते हैं, हम लोग दीपक जलाते हैं। कोई अगर जितने साल का भारतीय संस्कृति दीपक जलाते हैं, फिर बताते हैं कि दीपक की तरह बनो, जैसे दीपक खुद जल करके लोगों को प्रकाश देता है, ऐसे लोगों को प्रकाश दो। हमेशा ऊर्ध्वगामी बनो, ऊपर उठो हमेशा दीपक के तरीके से। इस तरह लोगों को मोटिवेट करो, जो भारतीय परंपरा का ज्ञान करा के सारे संस्कार, सारे त्योहार वहां मनाए जाते हैं। उमेश पालीवाल के जीवन में गीता ने क्या प्रभाव डाला? क्योंकि आपने गीता के लिए बहुत बृहत कार्य किया भी और कर भी रहे हैं। जी। तो वो उसने क्या ऐसा विशेष प्रभाव डाला, और आप क्यों ऐसा रिकमेंड करेंगे कि युवाओं को गीता का अर्थ समझना चाहिए? देखिए, पहली बात तो
गीता सभी को मालूम है कि गीता हमारे जितने भारतीय वाङ्मय हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, महाभारत है, रामायण है, जितने भी हैं, जितने भी भारतीय वाङ्मय है, बहुत वृहद हैं और सब पढ़ने चाहिए। लेकिन समय का अभाव है, आजकल तो बहुत फास्ट लाइफ हो गई, लोगों के पास समय नहीं है। इस फास्ट लाइफ में सबका अध्ययन कैसे करें, उसका एक ही तरीका है कि कहा जाता है कि गीता जो है, जितने भारतीय वाङ्मय हैं, उन सबको अगर दूध मान करके, दही जमा करके, मथाने से मक्खन निकाला जाए तो गीता और मक्खन रूपी वो ज्ञान है भारतीय परंपरा का, जिसको पढ़ करके, समझ करके उन सबका हम निचोड़ ले सकते हैं, कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और खास बात ये भी है, जैसे कि हमारे वेद भी ऐसे हैं, हम लोग चूंकि सनातनी परंपरा के हैं, सबसे प्राचीन, सब लोगों को मालूम है कि वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। बिल्कुल। महाभारत हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, बिल्कुल ठीक। उसी महाभारत का एक हिस्सा है ये। तो पहली बात तो गीता हो चाहे वेद हो, ये ऐसी पुस्तकें हैं, ये ऐसा ज्ञान है जो कि पूरे विश्व को एक कर सकता है। आज आप देख रहे हैं धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। सबको अगर कभी भविष्य में कभी विश्व धर्म कोई बनेगा जिसमें कि सब एक छतरी के नीचे आ जाएं, तो मैं मानता हूं कि सिर्फ वेद और गीता में ही वो शक्ति है कि सब धर्मों को, सभी संप्रदायों को एक लेकर के वो चल सकती है। क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग प्रकृति की बात करते हैं, हम लोग ये नहीं कहते कि इन्हीं को पूजा, ऐसा करो ऐसा करो। एक जो सर्वशक्तिमान है, उसका रूप कोई भी हो सकता है, वो कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, अल्लाह भी हो सकते हैं, जीसस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग तो कण कण में भगवान मानते हैं। बिल्कुल। सिया राम में सब जग जानी, हम हर व्यक्ति में राम की परिकल्पना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं हम लोग कि हम पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में वो शक्ति वो सबको साथ लेके चल सकती है। और हमारे धर्म ग्रंथ भी ऐसे हैं कि सबको समाहित करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हम लोग इतना मजबूत हैं कि हमें कभी डर नहीं लगता कि इसकी समीक्षा करो। बाकी तो और लोग समीक्षा करने में डर लगता है कि नहीं जो लिखा है किताब में वही होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा सोच ही सकते आप। तो अपना ही धर्म प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल ठीक। नए नए चेंज आएंगे, नई नई समीक्षाएं होती। गीता में 1000 से भी समीक्षा हो गई। तो जो मजबूत होगा वो कभी डरेगा नहीं। बिल्कुल। समीक्षा से। तो ऐसा ग्रंथ जो सबको लेके चल सकता है उसको प्रमोट करना चाहिए। ये तो बात हो गई। लेकिन मैं कैसे इसमें आ गया, तो उसका कारण ये कि क्योंकि मेरा परिवार और स्कूलिंग जो भी रहा, हमारा आध्यात्मिक माहौल रहा। तो उस आध्यात्मिक माहौल में गीता का मैं समयाभाव में ज्यादा पढ़ नहीं पाया, थोड़ा बहुत देखा, लेकिन एक कैसे पूरी गीता नहीं पढ़ी कभी मैंने। लेकिन इधर जो आप जो अस्पताल की आप परिकल्पना देख रहे हैं, रामनाथ आरोग्य धाम, इसकी परिकल्पना के पीछे हमारे माननीय अन्य लोग जी, जो कि हमारे आरएसएस के केंद्रीय सेवा व्यवस्था प्रमुख हैं, उनका कानपुर केंद्र हुआ। तो उसमें उनकी परिकल्पना थी कि कानपुर में एक अस्पताल बनना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ग्वालियर में अस्पताल चालू कर चुके थे इस तरह से लोगों को सेवा के लिए। तो उन्होंने यह सोचा कि एक जड़ता राजा एक महानाट्य होता है जो कि पुणे की संस्था वो कराती है, और उस समय विश्व का नंबर 2 एक प्ले था ओपन ग्राउंड में। उससे बड़ा कोई विश्व में प्ले नहीं था। युवा कि उसका मंचन कराया जाए। उसके 2-3 उद्देश्य थे उस मंचन के द्वारा। एक तो अपनी राष्ट्रीयता, अपनी जड़ों को कैसे स्वाभिमान हो, अपनी जड़ों के प्रति, हिंदुत्व के प्रति कैसे स्वाभिमान हो, और उससे कुछ फंड रेज होगा। एक तो मनोरंजन भी होगा, नाटक को तो लोग मनोरंजन भी उद्देश्य होगा, मनोरंजन होगा, लोगों को देखने को मिलेगा, तो मनोरंजन हो गया, राष्ट्र भावना हो गई, और कैसे संघर्षों जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, वो शिवाजी से प्रेरणा मिल सकती है। साथ में कुछ फंड रेजिंग का भी था कि उससे कुछ पैसे बचेंगे तो अस्पताल का कुछ हम लोग शुरुआत करेंगे। वो उन्होंने हम लोग 2018 में शुरू किया था, हम लोगों ने मेंशन कराया था। उससे हम लोगों को 54 लाख बचाए थे। अच्छा। उसके बाद वही हम लोगों की तैयारी चल रही थी, जगह भी हम लोगों को मिल गई थी, जो आप प्रसर देख रहे हैं, निःशुल्क मिल गई थी हम लोगों को। फिर कोविड काल में हम लोग संस्था के माध्यम से हम लोग फिर कुछ ये था कि रात में क्या करें, तो सब लोग रिलेटिव फ्री थे, तो हम लोग अलग अलग विषयों पे चर्चा करते थे डेली शाम को। उसी में गीता का विषय भी आया। अन्य लोग भी बहुत विद्वान है, गीता को कंठस्थ है।
तो हम लोग पढ़ पढ़ के जाते थे, अपनी अपनी बातें रखते थे, उसका श्लोकों का अर्थ करते थे, उसकी फिर वो अनिल लोग जी और लोग जो है उसकी विवेचना करते थे, क्या होना चाहिए, क्या और क्या प्लस माइनस क्या है। ऐसे उसके माध्यम से गीता में व्यक्तिगत रुचि डेवलप हो गई कोविड काल में। उसके बाद ही 3 वर्ष पहले माननीय अमरनाथ जी जो कि संघ के प्रचारक हैं, उनको भी गीता कंठस्थ है, वो बीएचयू से एमएससी हैं, वो कानपुर आए तो उन्होंने मेरे से मिले आकर के, वो बोले कि हम लोग ऐसा गीता के मामले में कुछ करना चाहते हैं, गीता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गीता के माध्यम से हम समाज को बदलना चाहते हैं, युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, उनमें अपना बोध हो, कर्तव्य का बोध हो। तो उसके लिए मैंने फिर करते हैं, चलो अच्छा काम है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 2-3 लोगों ने मिलकर के, हम वो और हमारे परमानंद जी आर्किटेक्ट टीचर हैं, हम लोगों ने 3 लोग पहले बैठे, हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग नया वर्ष जो अपना भारतीय परंपरा का होता है उसको भारतीय परंपरा से मनाएं। तो हम लोगों ने भारतीय परंपरा से पहला जो है 2022 में हम लोगों ने एक गीता संदेश यात्रा के रूप में नया वर्ष मनाया। हम लोगों ने किदवई नगर से हम लोगों ने 35 किलोमीटर की यात्रा करके रावतपुर रामलला मंदिर में पूरी की। वो हम लोगों का 3-4 महीने की तैयारी के बाद पहला कार्यक्रम हुआ, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोगों ने उत्साह बढ़ गया हम लोगों का, तीव्र गीता को और करने के लिए बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए। तो ऐसी बातों बातों में संकल्प ले लिया हम लोगों ने कि हम लोग 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ कराएंगे। संकल्प तो ले लिया, लेकिन संकल्प लेने के बाद में इतना बड़ा संकल्प बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोगों ने सभी लोगों को हिम्मत नहीं आ रही, हम लोग लगातार लगे रहे। और हम लोगों ने ग्रीन पार्क को बुक किया, स्टेडियम को। ये बात ग्रीन पार्क की जगह इतनी है, कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल। साथ में हम लोगों ने ये बात कि 1 लाख कोई ऐसा चेहरा हो जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके। तो हम लोगों ने नीतीश भारद्वाज जी जो महाभारत उनसे संपर्क किया। बिल्कुल। आजकल के युग में सभी लोग डिमांड्स रहती, खर्चे पाने, कुछ अपना हर आदमी चाहता है, तो कुछ उनकी डिमांड्स आई। तो हम लोगों ने कहा कि इतना तो फंड्स नहीं है, लेकिन हम लोग सोचा कि कुछ एक और काम करते हैं। वो चक्रव्यूह प्ले करते थे वो। तो ये हुआ कि 2 कार्यक्रम करेंगे तो हम लोगों के खर्च कुछ डिवाइड हो जाएंगे और की पूरी उपयोगिता हो जाएगी। तो हम लोगों ने चक्रव्यूह प्ले बिल्कुल ही बुक किया। फिर हम लोगों ने ये हुआ कि 2 कार्यक्रम करेंगे। हमारा जो है गीता जयंती के दिन हम लोग 1 लाख लोगों को शपथ को दिलाएंगे। वो 4 दिसंबर का दिन था 2022 में ही। और 3 दिसंबर को शाम को हम लोग PSIT सभागार हम लोगों ने चक्रव्यूह प्ले करेंगे, मंचन करेंगे। तो वो योजना बनाई हम लोगों ने। फिर ये हुआ कि इतना करने के बाद भी शहर को मथना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग 151 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाएंगे। उसका संकल्प लिया गया। विभिन्न हम लोगों ने 160 संगठनों की लिस्ट बनाई। कानपुर में जो लगा कि जो हम लोगों को संबंधित थे कि 160 संगठन, उनकी बैठक की हम लोगों ने नगर निगम के गेस्ट हाउस में। उसका सभी लोग पूरा खचाखच हाल बना, सब लोगों बड़ा हम लोगों को वो किया। उसमें वो योजना बने कि 151 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाएंगे हम लोग, जिससे कि शहर में पूरी मैसेज चला जाए और एक उत्साह का वातावरण बन जाए, क्योंकि बड़े कार्यक्रम में मोमेंटम चाहिए होता है। बिल्कुल। उसको फिर हम लोगों ने फिर कार्यक्रम के 1 महीने 4 दिसंबर से 1 महीने पहले हम लोगों ने उसका रखा कि हम लोग करेंगे। उसकी तैयारी शुरू की। इसी दौरान हम लोगों ने एक और कार्यक्रम किया। CSA यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने, जो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया हम लोगों ने। उनका हम लोगों छात्र जीवन में गीता का महत्व हृदयनाथ दीक्षित जी जो हमारे पूर्व विधानसभा, उनको बुलाया। तो वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। एक हम लोग हमारे ही एक बहुत ही खास हमारे ब्रदर हैं डॉक्टर KD द्विवेदी जी, वो हमारे KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, रिटायर हो गए थे। तो उनको बुलाया मैंने। तो मनोविज्ञान और गीता विषय रखा हम लोगों ने। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। जो 151 किलोमीटर की मानव श्रृंखला थी उसके लिए तैयारी की। फिर ये हुआ उसी समय 75 वर्ष पूरे हुए थे आजादी के। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गीता का प्रचार करने के लिए कुछ मटेरियल भी चाहिए। तो ये तय हुआ कि हम लोग छोटी लघु गीता बनाते हैं 75 श्लोक की। तो उसमें हमारे अमरनाथ जी ने सहयोग किया। हम 2 लोगों ने मिलकर के 75 श्लोक छाटे। उन 75 श्लोकों के लिए सरल हम लोग गीता तैयार करी, पॉकेट गीता। पॉकेट बना करके हमेशा रखें जब चाहे पढ़ लें। बिल्कुल।
उसमें हम लोगों ने हेडिंग डाल डाल करके कि इस हेडिंग में ये श्लोक आते हैं, इस हेडिंग में श्लोक आते हैं, ऐसे करके हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग गीता तैयार की वो पढ़ी है मैंने। और उसको आसान किया। जो संस्कृत कठिन थी, संस्कृत को पढ़ने में आसान किया, हर आदमी पढ़ सके। वो हम लोगों ने पहले 1 लाख का संकल्प लिया, स्कूलों में जा जाके हम लोगों ने बांटी। क्या प्रेयर के टाइम पे जब होता तो प्रेयर में हम लोग गीता का महत्व पढ़ाते थे। उन स्कूलों से कहते थे आप लोग गीता के जो प्रेयर हो तो आप लोग 1 श्लोक गीता का पढ़िए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्कूलों में जा जाकर हम लोगों ने प्रेयर में गीता शुरू कराई, किताबें बंटवाई हम लोगों ने। उसी गीता के पीछे हम लोगों ने जो ग्रीन पार्क का जो प्रोग्राम था उसके बारे में डिटेल दिया हम लोगों को, आप लोग आइए, आह्वान किया कि आप लोग 4 दिसंबर गीता जयंती को ग्रीन पार्क आए। तो ये सब प्रोग्राम लोगों ने कई महीने तैयारी की। बिल्कुल। तो उसका लाभ ये हुआ कि एक तो लघु पुस्तिका का जो विमोचन हुआ, हमारे रमेश भाई ओझा जी ने किया, वो कानपुर आए हुए थे, उनके हाथों से उस पुस्तिका का विमोचन हुआ। हम लोगों ने 151 किलोमीटर की जो मानव श्रृंखला थी वो हमारा वो 251 किलोमीटर बनी। अरे लक्ष्य से 100 किलोमीटर और बढ़ गया। बढ़ गया और बहुत ही शानदार रहा उसका। तो लोग और उत्साह बढ़ा। ऐसे हम लोगों ने फिर चक्रव्यूह प्ले भी कराया अपनी सोसाइटी में, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि कैसे जो है मानव जो है पूरे विभिन्न परिस्थितियों में घिरा हुआ है, उसी दिनचर्या में मोह माया ममता तमाम परेशानियों में चक्रव्यूह फंसा हुआ, उससे निकल नहीं पा रहा है। जैसे अभिमन्यु फंसे हुए थे चक्रव्यूह में, घुस तो गए उसमें लेकिन निकल नहीं पा रहे। उस तरह से बहुत मार्मिक मंचन हुआ, लोगों को बहुत शिक्षा मिली। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक तो काली पीठाधीश्वर कैलासानंद जी हरिद्वार से आए थे। उस कार्यक्रम के लिए साध्वी निरंजन ज्योति जो कि महामंडलेश्वर हैं, प्लस केंद्रीय राज्य मंत्री भी थी, वो भी आई थी। इस तरह से और भी हमारे लोग आए। उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हम लोगों का। हम लोगों ने 1 लाख बहुत संख्या होती, तो हम लोगों ने पूरे ग्रीन पार्क में पूरी व्यवस्था की थी। साथ में आसपास के जिले थे उन लोगों, हम लोगों ने स्कूलों में, धर्मशालाओं में ऑनलाइन व्यवस्था करके एक साथ उसके पाठ करना था। तो हम लोगों ने इस तरह से उस कार्यक्रम को किया और फिर ये यात्रा आगे बढ़ती गई। अगले साल हम लोगों ने 2023 में हम लोगों ने और प्रोग्राम किए। हम लोगों ने फिर वो जो यात्रा थी हम लोगों ने बढ़ाई। 501 का लक्ष्य रखा हम लोगों ने, क्योंकि 251 हो चुकी थी, तो 501 का लक्ष्य रखा। वो हमारा लक्ष्य लगभग 1000 हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, ईश्वरीय कृपा से वो चीजें आगे बढ़ती गई। इसी दौरान हम लोगों ने 2023 में ही ये हुआ, कितनी गतिविधियां हुई हैं, तो उसको हम लोग एक सोवेनियर के रूप में, पत्रिका के रूप में समाहित करना चाहिए था। तो उसमें हम लोगों ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा सांसद भी हैं, विश्वविद्यालय में हम लोगों ने लक्ष्मीबाई सभागार में बुलाया उनको। साथ में स्वामी ज्ञानानंद जी, जिनकी प्रेरणा हम लोगों को काफी मिली, आशीर्वाद मिला। क्योंकि शुरुआत में उन्होंने ही ये जब भी चल रहा था कि हम लोग जब 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे तो कौन से श्लोक बोले जाएंगे, पढ़े जाएंगे। तो हम लोग 11 श्लोक होने चाहिए, 21 होने चाहिए, 24 होने चाहिए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने हम लोगों को राय दी थी कि आप हर अध्याय का एक श्लोक लीजिए। तो 18 अध्याय में से 18 श्लोक लीजिए। तो उनके ऑलरेडी बने बनाए श्लोक थे, वो हम लोगों ने पत्रक 1 लाख छपवाए। और भी मीटिंग्स में हमारे आए, हमारे जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने मतलब मनोबल बढ़ाया, एज ए मेंटर उन्होंने काफी किया। तो उनको हमने उस कार्यक्रम में बुलाया। तो हम लोगों ने उसमें उस पत्रिका का विमोचन किया और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। आप सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी में इससे ज्यादा जैम पैक्ड प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है। सीढ़ियों में भी लोग बैठे थे, अगल बगल लोग बैठे थे। हॉल के बाहर हमको अलग से स्क्रीन लगाई था कि लोग ज्यादा आएंगे, तो हॉल के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई लोगों ने, 20 फुट की, 10 बाई 20 फुट की स्क्रीन लगाई। बाहर भी लोग काफी जैम पैक्ड थे, लेकिन काफी शांतिपूर्ण प्रोग्राम हुआ। उसके बाद हम लोगों का ये हुआ कि यूनिवर्सिटी वालों ने हमको ऑफर किया, क्योंकि हमारे कुलपति जी बहुत ही डायनेमिक कुलपति हैं और अपनी भारतीय परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। इन द मीन टाइम इसको राज्यपाल जी ने वहां का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी हमको नामित कर दिया यूनिवर्सिटी का, जो सब सर्वोच्च बॉडी होती। बिल्कुल। उसमें 4 लोग नामित किए गए थे। अच्छा। एक तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक हमारे सलभ जी हैं जो कि डीन हैं IIT के, तीसरा मैं। इस तरह से हमारी भी संपर्क बढ़ा। तो ये हुआ कि आप यहाँ पे एक पीठ स्थापित कर दी यूनिवर्सिटी में। मुझे भी पता चला, हाल ही पता चला कि एक
गीता का अलग से हाँ, कार्यालय भी वहां पर हाँ, बना है, शायद अनिल गुप्ता जी है, जी 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 जी। वो कोऑर्डिनेट करते जी, हैं, जी, जी। मुझे पता चला तो था। हम लोगों ने वहां पे एक एमओयू किया था। एमओयू करने को हमने कहा इसको सेलिब्रेशन बनाया जाए। हम्म, तो उसमें कैलासानंद स्वामी जी कानपुर का प्रवास उनका हाँ, था। तो उनसे पहले सब लोगों ने समय ले लिया कि वो चूंकि वो गुरु हैं। हाँ, जितने भी बड़े गुरु आप देखें, चाहे वो स्वामी रामदेव हों, चाहे अवधेशानंद जी हों, हम्म, चाहे स्वामी ज्ञानानंद जी हों, हम्म, सबके वो उनको अपना गुरु मानते हैं। तो बहुत प्रकांड बिल्कुल। विद्वान है। हम्म, तो उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने एमओयू किया यूनिवर्सिटी में। वो भी काफी शानदार प्रोग्राम हुआ। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता वैदिक वांग्मय न्यास के पीस, हम्म, उस नाम से हम लोगों ने वहाँ पे एक शोध पीठ स्थापित की, शोध जिसमें पीठ, बिल्कुल। ऑलरेडी हम लोगों ने कई क्लासेस ले चुके हैं बच्चों की, हम्म, और 2-3 बार कंपटीशन हो चुके हैं। अभी परसों ही कंपटीशन हुआ है। हम्म, उसमें 40 बच्चों ने जो है बहुत अच्छे भाषण दिए गीता के ऊपर। तो ये एक स्टूडेंट्स 40 बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना, उनको प्रेरित करना एक बड़ा काम है। तो हमारे अनिल जी उसके कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ, तो पूरा वो लगे हुए हैं, हाँ, विदेशी में शिक्षक हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अच्छा बहुत परिचय अच्छा है, कार्य कर रहे हैं। इस अच्छा तरह परिचय से उनके साथ। गीता की यात्रा लगातार चल रही है। अब हम लोग पुनः जो है इस बार फिर एक प्रोग्राम करने वाले हैं 1-1.5 महीने बाद, राष्ट्रीय जन्मगोष्ठी के रूप में हम लोग यूनिवर्सिटी में, चूंकि हम लोगों को एक अच्छी जगह मिली हुई है और इससे अच्छा कोई ऑडिटोरियम कानपुर में नहीं है। हाँ, तो हम लोग वहीं पर एक प्रोग्राम करेंगे। गीता के प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल आप लोगों ने हर तरह के कार्यक्रम की संरचना बनाई, वो चाहे यात्रा निकालना हो, फिर अलग अलग जगह कार्यक्रम करना हो, वो किच के फॉर्म में हो, या फिर भले ही कोई व्यक्ति उसका केवल कहते हैं ना नाटक कर सकता है, एक्ट कर सकता है, उसको बुलाना जी। हो। तो मुझे लगता है इसके पहले कानपुर में ऐसा कभी हुआ भी नहीं। जी जी बातों में ये आपने बताया कि जो रामलला अस्पताल या आरोग्य धाम अस्पताल में हम लोग बैठे हैं, तो वो जाड़ता राजा से वो कुछ यात्रा 54 लाख रुपए बचाया, जी जी जी। फिर लेकिन जो परिसर इतना खूबसूरत या सुंदर सा बना है, तो वो 54 लाख तो कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर कैसे इसको आपने स्टार्टिंग कैसे, का ही तो है। हाँ, फिर आपने कैसे लोगों को जोड़ा, कैसे कानपुर के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, धनाढ्य वर्ग हैं, और लोगों से पैसा निकालना भी बड़ा कठिन काम होता है। जी जी। तो वो कैसे देखिए, सबसे पहले तो जो केशव माधव सेवा ट्रस्ट न्यास है, हम्म, उसकी जमीन है, परिसर है। हम्म, पहले तो मैं ट्रस्टियों को धन्यवाद देना चाहूंगा हम्म, कि उन्होंने जमीन इसके लिए दान दी, हम्म, और इसमें फिर हम लोगों ने चीज शुरू की। और इसमें हम लोगों का जो पूरा जो समिति बनी, उसमें मैं जो अस्पताल निर्माण के लिए मैं अध्यक्ष बनाया गया। हम्म, मैं सीए नीतू जी, हम्म, जो कि केशव माधव सेवा में भी सचिव हैं आप हैं, हम्म, इसकी सचिव बनी वो। हम्म, और इसके अलावा हमारे कई लोग, संघ परिवार पूरा साथ आया इसके लिए। बिल्कुल। क्योंकि अन्य लोग जी थे, उनकी पूरा सारा काम हो रहा था, तो पूरे संघ परिवार ने इसका साथ दिया। हम लोग इसके पहले सभी लोग, हम लोग जो हैं जा जाके देखा हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे हम्म, इस तरह के हॉस्पिटल चल रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर हो हम्म, या आपका नागपुर में एक बिल्कुल। इंद्री चलता है, कैंसर इश्यू चलता है। हम्म, उसको देख करके तो हमको लगा कि शायद ही जो बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, हम्म, ये हॉस्पिटल भी उसके आगे कह सकते हैं 19 ही कहेंगे। हम्म, इस तरह से हम लोगों ने, औरंगाबाद में बहुत अच्छा कॉलेज है बना हुआ, उसको मिल कॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है वो। हम्म, इस तरह से हम लोगों ने कई हॉस्पिटल्स का हम लोगों ने मिल करके, सौरभ जी हैं जो कि आपके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे यहाँ के हाँ, डायरेक्टर हैं, ठीक। डॉक्टर सौरभ जी, वो भी साथ के हम लोग थे। तो हम सब लोग जा के देखा, और हम लोग पूरी टीम ने समाज में हम लोग निकले, गए, लोगों से बात की। चूंकि ये था कि एक हॉस्पिटल समाज के लिए, तो समाज के लिए, समाज के लोगों द्वारा लीडरशिप में, और समाज के ही सहयोग से, हम्म, क्योंकि समाज के सहयोग से बनेगा ये। हम्म, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा कंस्ट्रक्शन जो भी आप देख रहे हैं, चाहे सिविल वर्क हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो, लोग हम लोगों से डोनेशन मिलेंगे। हम्म, चाहे डोनेशन वो बहुत छोटी रकम के रूप में या सीएसआर फंड के रूप में बड़ी रकम, हम्म, वो हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और धीरे धीरे जैसे जैसे फंड आ रहे हैं, इसका निर्माण हो रहा है। हम लोग यहाँ पे पूरी ओपीडी चालू कर चुके हैं। हाँ, वो मुझे पता चला। डॉक्टर दीपक जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्थोपेडिक्स के, डॉक्टर अमित जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, अमित सिंह, और हम्म,
सभी लोग, कई लोग हैं उसमें, कितने को नाम बताऊं मैं आपको। आने वाले समय में मुझे लगता है एक ये बड़ा स्वरूप लेगा। जी 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 और वैसे भी कैंपस मैंने अभी अपनी टीम के साथ घूमा तो बड़ा सुंदर कैंपस है। जी 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 और एक मैंने देखा कि एक डॉक्टर्स की टीम लगभग लगभग हर जो है रोग के लिए चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध है। जी जी। और ऐसा भी मैंने बाहर कई डॉक्टर से जब मेरी भेंट हुई तो वो भले ही यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनसे बातचीत करके यही भाव समझ में आया कि अगर उनको जब भी अवसर दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो वो निस्वार्थ यहाँ पर सेवा देने के लिए तैयार जी है। जी जी तो ये अस्पताल वाकई कहीं ना कहीं दुनिया के लिए भी एक संदेश है जी। कि अगर हम लोग चाह ले तो भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन हम लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। जी। वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था जिस तरह की है, तो क्या आप उससे खुश हैं, या उसमें ऐसा लगता है कि एक ये मेजर बदलाव होना चाहिए जिससे लोगों को इलाज भी सुगमता से मिलेगा, कम पैसे में अच्छा इलाज मिलेगा? उसको कैसे और सरलीकरण कैसे किया जा सकता है? ये चिकित्सा व्यवस्था, जैसे हम सब जानते हैं हाईलाइट अपने कानपुर का हॉस्पिटल है, लेकिन कितनी भीड़ है, कई बार अव्यवस्थाएं भी वहां पर निकल के आती हैं। तो इसमें क्या एक ऐसी चीज है जिसमें समाज का या सरकार का कुछ हस्तक्षेप हो तो अच्छा हो सकता है? कुछ ऐसा कुछ अगर आपके ध्यान में आता हो। देखिए, ऐसा है कि अभी जो किया गया है, मोदी सरकार ने किया है, जो आयुष्मान योजना है, गेम चेंजर है ये। आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जब से योजना लागू हुई है, जो खर्च है प्रति व्यक्ति, उसका जो चिकित्सा में खर्च है 1/3 हो गया है औसत। क्योंकि करोड़ों लोगों का इलाज 5 लाख रुपए के अंडर में हो रहा है। उसके लिए कई फायदे हैं। जब आप सरकारी अस्पताल चलाते हो, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वो धन की बर्बादी भी हो रही है। सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन कहा जाता है कि और खर्च करना चाहिए। लेकिन इतने इतने रिमोट इलाके में अस्पताल बन गए हैं। पहली बात तो उस रिमोट इलाके में डॉक्टर नहीं जाता है, ठीक है। पहली बात तो जितनी डिमांड्स हैं, जितनी वैकेंसी हैं, जबकि 10 गुना डॉक्टर बनने लगे हैं। अगर आप देखो 10 साल में आई थिंक 10 गुना सीटें बढ़ गई हैं। बिल्कुल ठीक है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में डॉक्टर 10 गुना बढ़ गए हैं। इतनी संख्या में डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं जो रिमोट इलाके में जा सके। तो सरकार ने पैसा लगा करके अस्पताल बना दिए, अब वहां डॉक्टर जा नहीं रहा है। बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट आ गए। कई बार होता है इक्विपमेंट आ गया तो उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उदाहरण ले सकते हैं कि जहाँ कई तरह के हैं। मतलब देखो यहाँ तो शहर फिर भी चल रहे हैं, यहाँ पे वहां तो बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ रही है जो रिमोट इलाके में। रिमोट इलाके में क्या होता है कि वो डॉक्टर नहीं जाता, स्टाफ नहीं जाता, वहां सुविधाएं नहीं है, रहने की सुविधा नहीं, बच्चों को। भाई डॉक्टर वहां रहे तब फायदा जाता होगा। अगर चिकित्सक वहां कैंपस में रहता है, 24 आवर रहेगा, तो पूरी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल। वरना डॉक्टर जाएगा, जाने आने में पहली बात तो लोग अक्सर जाते ही नहीं है, जैसा देखा जाता है। गए तो सिग्नेचर लगाया, 1-2 घंटे रुके चले गए, तो उससे पूरा इलाज नहीं हो सकता है। इलाज तभी होगा जब 1-2 डॉक्टर वहां उस गांव में रहे, जो भी PSC CSC वहां पर है। वो आज की परिस्थिति में कहते पहले मुर्गी पहले अंडा खाने शुरू हो जाती है। पहले उस जगह पर सुविधाएं हो, इंफ्रा हो कि स्टाफ जा सके, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल हो, ये हो, रहने के अच्छे मकान हो, बिजली पूरी हो, तो वो सब कहानी चलती है। तो कहीं मशीनें हैं, टेक्नीशियन नहीं है, कहीं डॉक्टर है, वहां पे सामान नहीं है, तो वो एनी हाउ जो भी कहें, इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा है। हाँ, मतलब जो उसको कैसे कहें, मतलब चूंकि सिस्टम को सुधारने में समय लगता है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो ये जो मॉडल, इंश्योरेंस वाला मॉडल है, ये बहुत बेहतर मॉडल है कि अगर सरकार अपने अस्पतालों में पूरी तरीके से इलाज नहीं कर पा रही है, तो हम इंश्योरेंस, क्योंकि विदेशों में ही होता है, सरकार विदेशों में भी इंश्योरेंस देती है, आप कहीं भी करा लीजिए, उसके एवरेज में उनको रिइंबर्समेंट मिल जाता है। उससे फायदा ये मिल रहा है कि लोगों को 5 लाख रुपए तक के बीमे में इलाज भी हो रहा है, साथ में जो हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स अपना कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उनको पेशेंट मिल रहे हैं, तो उन अस्पतालों की भी तरक्की होगी। बिल्कुल। भाई किसी जगह पे मालूम पड़ा किसी अस्पताल में क्षमता है 50 बेड की है, मरीज उनके 15 ही एडमिट हो रहे हैं, लेकिन उनके 15 मरीज हो गए, 15 अगर हमारे आयुष्मान के आ जाएंगे, तो वो वही स्टाफ जो खाली बैठा हुआ है उनको सेवाएं देगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो अस्पताल भी गुणवत्ता वाले स्टाफ रख पाएगा, क्योंकि आएगा तभी तो अच्छे स्टाफ रख पाएगा, वो अच्छी मशीन ले पाएगा।
तो डॉक्टर की भी इनकम होगी, स्टाफ की भी, जो कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी खत्म होगा। जो पैसा कई बार प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाता है सरकारी मशीनरी में, होता ही है, अब कहीं पे कितना कहीं पे कितना होता है, लेकिन होता है कि सरकारी सिस्टम में धन किसी वजह से वेस्ट होता है, वो न्यूनतम होगा। तो बहुत अच्छी योजना है। ऐसी योजना और आगे बढ़ेंगी तो चिकित्सा का और लोग लाभ उठाएंगे। आयुष्मान योजना के साथ कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जो आयुष्मान योजना आई है उसमें ये चीज होती तो और अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ आता है क्या ध्यान में आपके? जैसे आयुष्मान योजना तो लाभ ले रहे हैं, उसमें जो मुझे अनुभव में एक ऐसा आया कि जो आयुष्मान कार्ड बनता है, क्या इसका जो प्रोसेस है और थोड़ा सरलीकरण इसका किया जा सकता है क्या? नहीं, सिस्टम देखिए सरलीकरण होते ही है लगातार। देखिए अपनी गवर्नमेंट में अच्छा ही बात है कि वो एडमेंट नहीं रहती। आप देखा कई चीजों में वो यू टर्न लिया है। यू टर्न का मतलब ही यही कि हमें कुछ अच्छी दिखेगी तो हम उसको लागू कर रहे हैं, होना भी चाहिए। कभी भी एक चीज कभी परफेक्ट नहीं होती। संविधान में भी बदलाव इसलिए किए गए हैं कि कोई अच्छा हो सकता है। तो लगातार जैसे जैसे कमियां आती है सरकार उनमें योजनाओं में चेंजेस ला रही है, उनमें चेंजेस हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जो ओपीडी वाली सुविधा उसमें नहीं है, सिर्फ इंडोर की है। अगर उसके द्वारा लोगों को ओपीडी सुविधा भी मिल जाए कि लोग जाएं ओपीडी दिखा लें और जांच वांच हो तो जांचों में भी उनको मिल जाए, तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले ही छोटी मोटी तकलीफ हो जाके दिखा ले, उनका इलाज मिल जाए, जांच हो जाए, तो पहले से मालूम पड़े कैंसर है क्या है क्या नहीं है, तो वो बीमारी बढ़ेगी नहीं, उस शुरुआत में ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अगर आयुष्मान योजना में ओपीडी के थ्रू कुछ इस तरह की सुविधा हो जाए तो ये एक लोड भी कम पड़ेगा, एनडीओ में भर्ती भी कम होंगे, बिल्कुल वही ठीक हो जाएंगे वो। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बात निकल के आएगी, आयुष्मान योजना में अगर ओपीडी कवर हो जाए और अगर जांचें भी कवर हो जाए तो ये इसका अच्छा स्वरूप बन सकता है। अंत में एक प्रश्न और केवल आपके लिए रहेगा, क्या पालीवाल शिक्षा केंद्र भी हो सकता है क्या? जैसे आप तमाम शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, उसमें शिक्षा देने की व्यवस्था भी है, लेकिन कई बार अपने मन में आता है कि अच्छा शिक्षा देने की व्यवस्था अगर इस प्रकार से हो, जैसे आवासीय विद्यालय है तो उनमें हम ये चीजें करेंगे, बच्चों को कौशल से संबंधित सिखाएंगे, चीजें करेंगे, तो क्या कभी उमेश पालीवाल जी ऐसा सोचेंगे कि कोई शिक्षा केंद्र कुछ ऐसा मन में है? और जैसा आपने कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो अपनी गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा था। गुरुकुल व्यवस्था का मतलब ही यही था कि कोई गुरुकुल को राजा कुछ को देते होंगे, लेकिन गुरुकुल क्षेत्र के लोग ही चलाते थे बेसिकली। गुरुकुल में हमारे गांव की भूमिका होती थी, हर गांव में एक गुरुकुल था। यानी अंग्रेजों के समय में एक बार यही सेंसस हुआ था, 1 लाख गांव, उन्होंने 1 लाख गुरुकुल, कुछ वो बंगाल बिहार का इलाका था, उसी में सब जो है किया था। तो उन 1 लाख गांव में उस समय 1 लाख गुरुकुल थे। इतनी हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, और वो सब लोकल जो संसाधन थे उन्हीं में हो रहे थे। कि जो आचार होते थे वो आचार वही जो उनको मिल जाता था, क्षेत्र में लोग जो दान दे देते तो उसी चलते थे वो, और बड़ी वो डेडिकेट हो करके पूरी तरह से उनको विद्या देते थे, चाहे वो हर तरह की शिक्षा हो, चाहे वो किताबी ज्ञान हो, चाहे वो संस्कार का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शस्त्र कला हो, सभी प्रकार की कलाओं की जानकारी गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। वो सब अपने में इंडिपेंडेंट थे, वो सबको वहीं पे संसाधन मिल जाते थे। मतलब हम लोग ऐसा मान के चले कि आने वाले समय में ऐसा पालीवाल गुरुकुलम जैसा मिल सकता है समाज। हाँ ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ कभी जल्दी तो नहीं, लेकिन ऐसी है कि ऐसा कुछ संस्थान खोला जाए। बिल्कुल, जिसमें कि इन हाउस सभी लोगों को, खास करके बच्चों को संस्कार की कमी हो गई है। बिल्कुल, लोग किताबी ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, और जैसा आपने शुरू में क्वेश्चन किया था कि सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेजों ने जो मैकाले ने जो चालू की, क्योंकि उनको हम लोगों को क्लर्क चाहिए थे राज करने के लिए, तो उन्होंने क्लर्क ही बनाए यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। ऐसे लोगों को नहीं बनाया कि खुद वो इंडिजीनस अपना स्वावलंबन करके एक टीम लीडर की भावना से अपना कुछ कर सके। तो चूंकि उनको अपना उत्पाद बेचना था, तो नहीं चाहते थे कि भारत में उन्होंने तो कुटीर उद्योग में पैमाना डुबोया, कुटीर उद्योग को बंद किया उन्होंने, खासकर कपड़ा उद्योग पूरा बंद किया उन्होंने सुनियोजित तरीके से कपड़ा उद्योग बंद किया। इतनी गुणवत्ता का जो है कपड़ा यहाँ बनता था, विदेशों में जाता था। तो यहीं से कच्चा माल ले जाके अपने यहाँ से बना के ब्रांड के नाम पे पूरी दुनिया में भी पहुंचाया। ये भी एक, इसलिए हमें वो उससे दूर होना होगा, और शुरू से ही हमें किसी न किसी ट्रेड में किसी ट्रेड में इंटर्नशिप करके, किसी जिसमें आपको रुचि है उस संकाय में जाकर के हमें, जैसे अभी योजना अच्छी आई है
अब खैर लागू प्रॉब्लम क्या थी, योजना तो आ जाती, लागू करने प्रॉब्लम आती है। तो कुछ योजना है कि सारे जितने भी 500 बड़ी कंपनियां हैं उन सब में जो है वो लोगों को, जितने भी डिग्री कॉलेज के बच्चे भी हैं उन सबको इंटर्नशिप दी जाएगी, जिससे कि वो सुविधा में पारंगत हो सके, जो उनकी इच्छा का है। सबसे बड़ी खास बात क्या है, इंडिया में इवन हम लोग सोचते हैं कि हम और अपनी बड़ी और लैबें खोल सकते हैं, हमारा एक्सपेंशन और हो सकता है, हमारा फंड है, फंड्स हैं, हम और अपनी लैबें इसलिए नहीं खोल पाते हैं क्योंकि हमें मैन पावर अच्छी नहीं मिल पा रही, उतने पैथोलॉजिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, उतने रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, उतने ट्रेंड टेक्नीशियन नहीं मिल पाते हैं जो कुछ गुणवत्ता के, जिस गुणवत्ता के हम चाहते हैं। तो आज भी पूरी इंडस्ट्री का ये कहना है कि हमें उस स्टैंडर्ड के काम करने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं इंडिया में, जिससे कि हम अपना व्यापार, अपना काम बढ़ा सके। तो भारत में बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को ट्रेंड करें। दूसरी कमी क्या है कि हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री खुली हुई है ग्रेजुएशन की, गुणवत्ता बहुत न्यून है। वो चाहे वो बच्चों की कमी कहें, चाहे बच्चों के माँ बाप की कमी कहें, चाहे टीचर की कमी कहें, किसी कमी कहें, लेकिन जो भी सिस्टम बना है किसी तरीके से ग्रेजुएट हो जाओ और बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखा दो और बेरोजगारी भत्ता मिले मेरे को, बिल्कुल वो वाली हो गई है। लेकिन होना ये चाहिए कि हम ऐसे बने कि हम लोगों को रोजगार दे सके। बिल्कुल ठीक। इस भावना से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और शुरू से माँ बाप भी, टीचर्स भी बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे, उनको मेंटली ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि आप रोजगार लेने वाले, रोजगार देने वाले बने, तो और धीरे धीरे ऐसा इंफ्रा बन भी रहा है भारतवर्ष में, ऐसा पहले की अपेक्षा बहुत काम हो रहा है, अच्छा इंफ्रा बन रहा है। तो हम सबको इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि हम उसमें जाएं। बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि गुरुकुल वाली शिक्षा को फिर से पुनर्जीवित करना होगा और समाज के ऐसे लोगों को लीड भी करना होगा, ऐसे संस्थानों की स्थापना भी करनी होगी। सरकारी संस्थानों में हम नहीं कर सकते या पूर्व व्यवस्था से चल रहे विद्यालयों में भी नहीं कर सकते, एक नए तरीके से फिर से करना होगा। मुझे लगता है कि आप उसमें सोचेंगे। मुझे बस एक ही चीज यहाँ पर मिस लगी कि आपके साथ मैंने मैम को भी इनवाइट किया होता तो बहुत अच्छा रहता। तो वो भी आप दोनों के साथ में होता तो बहुत अच्छा था। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो मैं कहना चाहता हूँ बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए कहूंगा मैं कि हर आदमी शॉर्टकट में रहता है, कम मेहनत, कम पढ़ाई के अब बेहतर जॉब मिल जाए। तो सभी के मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं एमडी कर रहा था तो मैं दूसरों की ड्यूटी भी कर लेता था। अगर सीखना है तो आपको अधिक काम करना पड़ेगा। तो कुछ मुझको लिए खिंचाई भी करते थे, देखो गधे की तरह काम कर रहे हैं, हम लोग मौज कर रहे हैं, हमारे साथी या हमारे सीनियर्स। तो मेरा इतना कहना सभी युवाओं को है कि आप जितना अपने को घिसोगे, जितनी तपस्या करोगे, चाहे वो पढ़ाई के दौरान हो, चाहे वो व्यवसाय अथवा कोई भी कला सीखनी हो, जितना अपने आप को आप रगड़ोगे उतने ही आप अच्छा निखरोगे। और बिना इन्वेस्टमेंट कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपका धन नहीं, आपका समय हो सकता है, आपकी प्रतिभा हो सकती है, ऊर्जा, समय। आप जितना आप अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो कार्य कुशलता के लिए मेहनत पूरा कार्य करने की हो, उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ोगे। शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। निश्चित रूप से ये पॉडकास्ट बहुत जल्द जब आएगा तो इसमें बहुत सारे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।